हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के चैप्टर 10 को हम आज इस क्लास से स्टडी करने जा रहे हैं। तो जो हम स्टडी करेंगे वो चैप्टर 10 होगा, एक क्लास में नहीं कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि सेक्शन 135 से लेके 166 तक सेक्शन दिए गए हैं चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 बात करता है ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में। जिन विटनेसेस के बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ लिए, अब उनका जो होगा परीक्षण होगा। तो परीक्षण कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो चैप्टर 10 बताता है। चैप्टर 10 में सेक्शन 135 से लेके 166 तक। देखिए, ये जितने भी सेक्शंस हैं वो क्लब करके कहीं ना कहीं एक टॉपिक बना देते हैं। जैसे कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो होस्टाइल विटनेस के बारे में बात करते हैं, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो लीडिंग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में। कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो रिफ्रेशिंग मेमोरी की, अगर विटनेसेस को जरूरत पड़ रही है तो उसको मौका दिया जाता है कि वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। तो ये सब क्लब करके कुछ कुछ टॉपिक्स बना देते हैं। तो वो सभी हम जब टॉपिक वाइज ही स्टडी करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। आज जो हम सेक्शन पढ़ेंगे वो सिर्फ दो हैं, सेक्शन 135 और 136। क्योंकि ये इंडिविजुअल सेक्शन है, मीन्स ये क्लब करके किसी टॉपिक का पार्ट नहीं बनाते हैं, इसलिए आज हम सिर्फ इन दो सेक्शंस को ही स्टडी करेंगे। मैंने बोला चैप्टर 10 क्या बताता है, ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में। जिन विटनेसेस को हम ले आए, अब उनकी गवाहिता, अब उनका जो है एक्सेप्टेंस होगा नहीं होगा वो बताना है। कहां से? चैप्टर 10 से। तो वही बात करें, सेक्शन 135 स्टार्ट करता है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस से। तो पहला ही सेक्शन कहता है जो विटनेसेस हैं, जो साक्षी हैं, जो गवाह हैं, उनको किस तरीके से प्रोड्यूस पेश किया जाएगा कोर्ट में, किस तरीके से उनका परीक्षण एग्जामिनेशन होगा, वो सेक्शन 135 हमको बता रहा है। सेक्शन 135 क्या कहता है? सेक्शन 135 कहता है कि जब एक केस आता है तो या तो उसका नेचर सिविल का होगा या फिर क्रिमिनल का होगा। तो जो केस का नेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग केस कोर्ट में जाएगा। सिविल केस सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल केस क्रिमिनल कोर्ट में, और उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीजर एप्लीकेबल होंगे। सिविल कोड है, सिविल केस है तो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एप्लीकेबल होगा। क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स होंगी। तो बोल रहे हैं कि सेक्शन 135 ये बता रहा है कि जो भी प्रोसीजर होंगे वो कोर्ट के कैसे होंगे, अकॉर्डिंग होंगे, केस के अकॉर्डिंग होंगे। सिविल प्रोसीजर कोड में जो दिए गए हैं विटनेसेस को प्रोड्यूस करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए जो प्रोविजंस दिए गए हैं उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही चलेगा। और क्रिमिनल कोर्ट में, क्रिमिनल केस में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो प्रोसीडिंग्स दी गई हैं, जो प्रोसीजर्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग चलेगा। क्लियर है? सिंपल इतनी बात बता दी गई। अब देखिए, सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 18 स्पेसिफिकली इसी बात में डील करता है कि एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा विटनेसेस का, और विटनेसेस को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा। ऑर्डर 18 का रूल 1 ये कहता है कि पहले प्लेंटिफ को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी गवाह लेकर के आए, और फिर रूल 2 ये बोलता है कि जब प्लेंटिफ ले आएगा तो फिर उसके बाद मौका दिया जाएगा डिफेंडेंट को कि अब बताइए आप किसको लेके आना चाहते हैं। और स्पेसिफिकली रूल 4 से लेके और रूल 16 तक ये सारी चीजें कवर करता है। क्या? प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। किसका? ऑर्डर 18 का, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का। तो वहां पर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बहुत सारे सेक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि जो भी ट्रायल होता है, जिस भी केस का ट्रायल होता है उसी के अकॉर्डिंग जो होगा प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस चलेगा। मैंने ट्रायल की बात की, तो ट्रायल हमें पता है सेशन ट्रायल होता है जिसके प्रोविजन दिए गए हैं 225 से लेके 237 तक। फिर वारंट ट्रायल होता है, वो भी पुलिस के रिपोर्ट के ऊपर, और उसके प्रोविजन दिए गए हैं 238 से लेके 243 तक। फिर उसके बाद आता है वारंट ट्रायल ऑन कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट पे तो हो गया, फिर कंप्लेंट पे 244 से लेके प्रोविजन दिए गए हैं 250 तक। और फिर उसके बाद आता है समन ट्रायल जिसमें 251 से लेके 259 तक के प्रोविजन होते हैं। फिर सबसे लास्ट में आता है समरी ट्रायल जिसके की प्रोविजन दिए गए हैं 260 से लेके और 265 तक। जितने मैंने आपको प्रोविजंस बताए आप उनको याद रख लीजिएगा, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से सेक्शंस जो हैं कौन से ट्रायल के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो आप याद रख लीजिएगा जो मैंने बताया। अदरवाइज अगर आपको मेरे एक बार बोलने से नहीं याद हुआ, 2-3 बार भी आप अपने बेर एक्सेस को याद करेंगे तो हो जाएगा। पर ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रख लीजिएगा।
अब हमने बात करी, ये प्रोसीजर्स बताए गए हैं कि इस तरीके से ट्रायल चलेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग विटनेसेस का प्रोडक्शन और एग्जामिनेशन होगा। अब इसी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के ही सेक्शन 311 में यानी कि 311 में एक बात और की गई, वो कहा गया कि कोर्ट किसी भी विटनेस को क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं, और उसके अलावा उन्हें एग्जामिन भी कर सकते हैं। किसी भी मटेरियल विटनेस को जो लगता है कि हाँ ये विटनेस का आना जरूरी है, उसको वो समन कर सकते हैं और एग्जामिन कर सकते हैं। किसी भी स्टेज पर जब केस चल रहा है, केस के चलने में जिस भी स्टेज पे केस हो, कभी भी बुला सकते हैं, किसी भी प्रोसीडिंग में, किसी भी ट्रायल में, किसी भी टाइम पर केस में एक विटनेस को बुलाया गया और विटनेस की गवाही हो गई, उसके बाद भी उसे बुलाया जा सकता है। ये भी हमने कोर्ट को पावर दी है, सेक्शन 311 ने पावर दी है। फिर इसी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ही एक चैप्टर और है, वहां पर भी विटनेसेस के बारे में बात की गई है, और वो जो चैप्टर है वो है हमारा स्टार्ट होता है, और वो चैप्टर 23 है। तो इसमें भी प्रोविजन दिए गए हैं विटनेसेस के एग्जामिनेशन के। तो ये प्रोविजन तो दिए गए दोनों प्रोसीजर कोड में, लेकिन आगे उन्होंने ये बोला इसी सेक्शन में कि अगर कहीं पर किसी चीज के बारे में विटनेस का किस तरीके से प्रोडक्शन होगा या गवाही होगी, वो नहीं, अगर इन दोनों सेक्शन जो प्रोसीजर है वहां पर भी कुछ नहीं लिखा, तो फिर कोर्ट के डिस्क्रिप्शन, कोर्ट के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से विटनेसेस को बुलाना चाहते हैं। ये प्रोसीजर तो दिए गए हैं सिविल में भी और क्रिमिनल में भी। अगर कहीं कुछ डाउट है या कहीं नहीं फाइंड आउट होता है, तो उस केस में फिर कोर्ट के डिस्क्रिप्शन, कोर्ट के विवेक पर डिपेंड करता है कैसे प्रोडक्शन और एग्जामिनेशन विटनेसेस का करना है। ये सेक्शन 135 बता रहा है। फिर आता है सेक्शन 136। जो सेक्शन 136 है, इसको भी आप प्री एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। जज के पास पावर है कि वो किसी एविडेंस को एडमिसिबल करे या फिर नहीं, किसी भी एविडेंस को ले, माने उसको या फिर नहीं। तो कौन सा सेक्शन ये पावर देता है जज को, न्यायाधीश को? वो सेक्शन 136 है। ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये भी प्री में आते हैं क्वेश्चन, कई बार आया है, रिपीट हुआ है सेक्शन 136। तो क्या कह रहे हैं, जज एज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। देखिए इस जो सेक्शन में 3 बातें बताई गई हैं, आप पढ़ेंगे तो 3 पैराग्राफ दिए गए हैं इस सेक्शन में। पहले पैराग्राफ में क्या कहा गया, पहले पैराग्राफ में ये कहा गया कि जब एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस की बात होती है कि किसी एविडेंस को एडमिट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो वो जज, न्यायाधीश के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। तो स्टेप हमने बोला 3 पैराग्राफ है। तो पहला पैराग्राफ क्या कहता है, पहला पैराग्राफ कहता है कि जज दोनों पक्षकारों में से, दोनों पार्टीज में से किसी को भी बोल सकते हैं कि आप जो है एविडेंस लेके आइए। कैसा एविडेंस होना चाहिए, वो रेलेवेंट होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि ये फैक्ट है, एक कोई दोनों में से कोई भी पक्षकार को मौका दिया गया है कि आप एविडेंस ले आइए। आप कहते हैं ये फैक्ट है और इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए मैं ये एविडेंस लाया हूँ। तो जब एक व्यक्ति बोल रहा है कि ये फैक्ट को प्रूव करने के लिए मैं ये एविडेंस लाया हूँ, तो पैराग्राफ 1 ये कहता है कि आप क्यों कह रहे हैं कि वो रेलेवेंट है। अगर ये फैक्ट प्रूफ हो भी जाएगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो इतना रेलेवेंट होगा इस फैक्ट के लिए। इस फैक्ट के रेलेवेंसी का केस से इंपॉर्टेंस है, केस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप पहले समझाइए। पहले पैराग्राफ में ये कहा गया। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, अगर आप बेयर एक्ट उठा के बैठेंगे तो आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसीलिए मैं बता रही हूँ। पहले पैराग्राफ में ये कहा गया कि जज बोलते हैं कि आप जो फैक्ट प्रूफ करने के लिए एविडेंस ला रहे हैं, तो पहले साबित कीजिए कि इस फैक्ट का रेलिवेंसी क्या है। ये फैक्ट रेलिवेंट है, से आप फैक्ट लेके आए, एविडेंस लेके आए, वो फैक्ट प्रूफ भी हो गया, ठीक है, आपने एविडेंस से उस फैक्ट को प्रूफ भी कर दिया, लेकिन वो फैक्ट रेलिवेंट है या नहीं पहले वो बताइए। तो आप रेलिवेंसी प्रूफ कीजिए, पहला पैराग्राफ ये कहता है। फिर दूसरे पैराग्राफ की बात करें और तीसरे पैराग्राफ की बात करें तो दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताऊंगी, उससे कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा। जो सेकंड पैराग्राफ है सेक्शन 136 का, वो बात करता है एडमिसिबिलिटी की, और जो थर्ड पैराग्राफ है वो बात करता है रेलिवेंसी की। अब ये 2 पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा, जो सेकंड पैराग्राफ है वो एडमिसिबिलिटी की बात करता है और जो थर्ड पैराग्राफ है वो रेलिवेंसी की बात करता है। जब आप दोनों चीजों को याद रख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए
जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें भी दो फैक्ट की बात हुई है और जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें भी दो फैक्ट की बात हुई है। कहते हैं, मैं पहले आपको सेकंड पैराग्राफ की बात बताती हूँ। सेकंड पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि दो फैक्ट हैं। आप ये क्या हो रहा है, आप एक फैक्ट लेके आया, एक पक्षकार एक फैक्ट को लेके आया, ठीक है, एक पक्षकार एक फैक्ट को लेके आता है, लेकिन ये फैक्ट जो है इस फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। पहले एक को प्रूफ करना है तो उससे पहले जीरो प्रूफ करिए, ठीक है। ऐसा मींस एक फैक्ट है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। इस फैक्ट के एडमिसिबिलिटी, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको वर्ड यूज कर दिया है एडमिसिबिलिटी। ये वाला फैक्ट एडमिट होगा कि नहीं होगा, इसके एडमिट होने पर डिपेंड करता है। जो पैराग्राफ सेकंड है वो ये कहता है अगर दो फैक्ट हैं वो इस तरह से जुड़े हुए हैं कि जो फैक्ट लेकर के पक्षकार आ रहा है, पार्टी आ रहा है, उस फैक्ट का एडमिट होना किसी और फैक्ट के एडमिट होने पर डिपेंड करता है, तो पहले इस फैक्ट को प्रूफ कीजिए, ठीक है। समझ आया? दोबारा देख लो। देखो, दो फैक्ट ऐसे हैं, अभी मैं आपको इलिस्ट्रेशन से बताऊंगी, जो कि इलिस्ट्रेशन सेक्शन 136 में ही दिए गए हैं। जो बोल रहे हैं दो फैक्ट हैं, उन दो फैक्ट में से आप एक फैक्ट प्रूफ करना चाह रहे हैं, आप एक वन को प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो आपको ये प्रूफ करना है, लेकिन ये जो फैक्ट है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है और ये फैक्ट इस तरह से डिपेंडेंट है, अगर ये एडमिट होगा तभी ये एडमिट होगा। इस सेक्शन के इलस्ट्रेशन पे जाऊं उससे पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल, अगर हम एलएलएम कर रहे हैं, प्रूफ करना चाहते हैं कि हम एलएलएम कर रहे हैं, तो एलएलएम करने से पहले ऑब्वियस एलएलएम से पहले कोई डिग्री नहीं होती, एलएलबी को माना जाता है। एलएलएम करने के लिए एलएलबी मस्ट है, ये हमें पता है, बीएलएलबी एलएलबी ये लॉ की डिग्री होनी जरूरी है, तो एलएलबी है ये मस्ट है, यानी एलएलएम का होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, एलएलबी का। तो पहले आपको एलएलबी आपने की ये प्रूफ करेंगे, तब हम एक्सेप्ट करेंगे कि एलएलएम भी किया हुआ है। सिंपल सी बात, मैंने आपको ये बात समझा दी। अब आ जाइए इस सेक्शन के इलिस्ट्रेशन पे। इलिस्ट्रेशन ए क्या बात करता है? इलिस्ट्रेशन ए बात करता है सेक्शन 32 की, डाइंग डिक्लेरेशन की। कहते हैं जैसे पक्षकार लेके आया एक फैक्ट को, कहता है कि ये जो फैक्ट है वो एक व्यक्ति ने कहा था वो डिसीज है, अब उसकी मृत्यु हो गई है, तो मतलब सेक्शन 32 का वो केस बना करके लेके आया। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट हम करते हैं। कौन सी ऐसे केसेस होते हैं जहां पर डाइंग डिक्लेरेशन को तो एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन अगर वही बात अगर मतलब जीवित व्यक्ति ने कही है तो शायद वो एडमिट नहीं होते हैं। ऐसे फैक्ट्स हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 32 में। तो बोल रहे हैं कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा पहले कि जो डाइंग डिक्लेरेशन जिस व्यक्ति का ला रहे हो वो व्यक्ति डेड है। सिंपल सी बात है। इलिस्ट्रेशन ए ने क्लियर कर दी बात कि दो सेक्शन 32 का केस लेके आया, बोल रहे हो डाइंग डिक्लेरेशन एक व्यक्ति का है, तो डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूफ करने के लिए उसकी डेथ भी तो प्रूफ करनी पड़ेगी। तो ये एडमिट जब हो जाएगा फैक्ट, तभी ये एडमिट होगा फैक्ट। तो ये एडमिसिबिलिटी की बात करता है कि ये एडमिट तब होगा जब इससे जिस चीज के ऊपर ये वाला फैक्ट डिपेंडेंट है, जिस चीज के ऊपर ये वाला फैक्ट डिपेंडेंट है, जब ये एडमिट हो जाएगा तो उसको भी एडमिट कर लिया जाएगा। पैराग्राफ सेकंड ये बात करता है कि जब दो फैक्ट आए, दोनों में से जो आप फैक्ट लेके आए वो किसी और फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये वाला फैक्ट तभी एडमिट होगा जब इसकी एडमिसिबिलिटी भी एक्सेप्ट कर दी जाएगी। सेक्शन 32 का जो एग्जाम्पल दिया वो, और इलिस्ट्रेशन ए तो ये था, इलिस्ट्रेशन बी भी बहुत अच्छी बात कहता है और उसे भी क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने सेकेंडरी एविडेंस की बात की थी कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो हम सेकेंडरी एविडेंस लेकर के जा सकते हैं और कोर्ट हमें जो परमिशन दे देती है। तो उसमें से ही एक चीज ये भी थी कि जब हमारे जो प्राइमरी एविडेंस खो जाते हैं तो हम सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल करवा लिए जाते हैं। तो अब बोला कि हमारा जो एविडेंस है, अब एक व्यक्ति जाता है सेकेंडरी कॉपी लेके, एक व्यक्ति सेकेंडरी एविडेंस लेके जाता है और कहता है कि वो ना प्राइमरी एविडेंस जब वो खो गया, अब वो खोने के ऊपर डिपेंड करता है, इसको एडमिट कराना चाहते हैं, तो पहले ये एडमिट कराओ, ये प्रूफ करवाओ क्या कि ये खो गया, लॉस्ट है। आप कह रहे हैं कि सेकेंडरी एविडेंस इसलिए लेके आए हैं कि हमारे जो प्राइमरी है वो खो गए, तो खो गए हैं, पहले इसको प्रूफ करो फिर इसको देखेंगे। इस तरीके से बताया गया कि कैसे जज जो है डिसाइड करते हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस की। तो मैंने आपको पैराग्राफ 2 के बारे में बता दिया। पहला पैराग्राफ रेलिवेंसी की बात करते हैं, रेलिवेंस फैक्ट लेकर के आएंगे।
दूसरा पैराग्राफ एडमिसिबिलिटी, दो फैक्ट डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो पहला जिसकी जो भी देखो, एक तो होता है एक जो है डिपेंडेंट है और एक है इंडिपेंडेंट। मैं आपको समझा देती हूँ, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो हुआ इंडिपेंडेंट और ये हुआ डिपेंडेंट, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, तो ये वाला फैक्ट तभी प्रूव होगा जब आप इंडिपेंडेंट को प्रूफ कर देंगे। तो अब इंडिपेंडेंट अगर प्रूफ हो गया तो डिपेंडेंट भी प्रूफ हो जाएगा। ये चीजें हमें एडमिसिबल हो गई, ये हमें ध्यान रखना है। पैराग्राफ सेकंड ने हमें ये बताया। अब पैराग्राफ थर्ड क्या बताता है, देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि वर्ड याद करना एडमिसिबिलिटी और रेलिवेंसी। तो जो पैराग्राफ थर्ड है वो रेलिवेंसी की बात करता है। वो इसलिए मैंने आपको बताया था क्योंकि इसी में कंफ्यूजन क्रिएट होता है माइंड में। देखिए पहले इसमें भी दो फैक्ट की बात की गई, पैराग्राफ जो थर्ड है वो भी दो ही फैक्ट की बात करता है, लेकिन वो रेलिवेंसी की बात करता है। वो ये कहता है, पैराग्राफ थर्ड ये बोलता है कि अगर दो फैक्ट हैं, ध्यान से सुनिएगा, दो फैक्ट हैं, उन दोनों फैक्ट में से एक फैक्ट को प्रूव करना चाहते हैं। से एक फैक्ट है, एक व्यक्ति एक फैक्ट लेके कोर्ट में आता है, ठीक है। अब ये जो फैक्ट है इसकी रेलिवेंसी इसके ऊपर डिपेंड करती है। ये फैक्ट रेलिवेंट तभी होगा जब ये वाला फैक्ट रेलिवेंट प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो क्या होगा, पहले इसको प्रूफ करना है। इस वाले केस में क्या होगा, अगर आप ये वाला फैक्ट लेके आते हैं, इसकी रेलिवेंसी इसके ऊपर डिपेंड करती है और इसकी रेलिवेंसी इसके ऊपर डिपेंड करती है, कैसे भी हो सकता है। अब बोल रहे हैं आप जो है पक्षकार जो है वो ये वाला फैक्ट लेके आता है, तो जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से फैक्ट को पहले लेके आए। इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। जब रेलिवेंसी की बात होती है तो जज के अपने डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि वो कौन से फैक्ट को पहले एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जब दो फैक्ट एक दूसरे पे इस तरीके से डिपेंडेंट है कि वो रेलिवेंसी बना रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो उस केस में जज के ऊपर डिपेंड करता है, न्यायाधीश के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन से फैक्ट को पहले एक्सेप्ट करना चाहते हैं, पहले उसको एग्जामिन करना चाहते हैं, और कौन से फैक्ट को वो दोबारा जो बाद में है जो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इसका इलिस्ट्रेशन भी दिया गया है सेक्शन 136 के इलिस्ट्रेशन सी में। इलिस्ट्रेशन देते हुए ये कहा गया कि एक व्यक्ति के पास कुछ स्टोलन प्रॉपर्टी मिली। देखिए एक व्यक्ति के पास क्या मिला, स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई प्रॉपर्टी मिली। तो यानी दो चीजें हैं, एक तो स्टोलन प्रॉपर्टी और एक उसके पास पोजेशन, दोनों चीजें आ गई। पोजेशन भी है और वो प्रॉपर्टी स्टोलन भी है। अब कैसे माने कि दो फैक्ट निकल के आते हैं, या तो उसने चुराई या फिर उसको पता थी कि चुराई हुई है तब भी उसने ये रख ली। अब यहाँ पर दो फैक्ट निकल करके आते हैं, तो दोनों फैक्ट में रेलिवेंसी, पहले क्या प्रूफ करेंगे, पहले उसकी पोजेशन प्रूफ करनी है कि पोजेशन उसी व्यक्ति के पास थी या फिर वो स्टोलन प्रॉपर्टी थी, चुराई हुई प्रॉपर्टी, ये प्रूफ करना है। वो जज के ऊपर डिपेंड करते हैं वो कौन से फैक्ट को पहले प्रूफ करवाते हैं, पहले रेलिवेंट मानते हैं। ये चीजें इसमें बताई गई इलस्ट्रेशन सी में सेक्शन 136 के। मैंने आपको बता दिया पैराग्राफ 2 एडमिसिबिलिटी और पैराग्राफ 3 रेलिवेंसी की बात करता है। जैसे इसी में इलस्ट्रेशन डी भी दिया गया सेक्शन 136 में, उसमें ये कहा गया एक फैक्ट है जिसकी रेलिवेंसी बी सी डी ई पे डिपेंड करती है। अब ये जज के ऊपर डिपेंडेंट है, वो बी को साथ में बुलाना चाहे, सी को साथ में, डी के पास, ई के, जिसकी जो भी डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेक्शन 136 ये बात करता है। 135 136 हम पढ़ लिए हैं। आई होप क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।